गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी आईएएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 है ईपीएफओ के एपीएफसी के लिए, जिसका 2 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पार्ट 1 मैथ का है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का औसत तापमान 63 है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है? देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान का औसत इतना आया, ये 4 दिन का है, तो में 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 60 = ये अपना हो जाएगा 240। एंड लास्ट मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार में औसत है, तो अगर इसमें भी हम 4 दिन हो गए, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 252। अगर हम लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा फ्राइडे माइनस मंडे = 252 माइनस 240 = 12। इक्वेशन 1। जबकि हमें सेकेंड इक्वेशन दिया है, यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है? यानी कि मंडे अपॉन फ्राइडे = 21/25। हम यहाँ से मंडे की वैल्यू रख देंगे 20। मंडे = 21/25 फ्राइडे। जैसे ही इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में मंडे की वैल्यू रखेंगे, हमें फ्राइडे की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमारा आंसर निकलेगा 75। सो फाइनली हमारा करेक्ट आंसर हो गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर हो तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में होगी। 50 लड़कों की कक्षा है, जिसमें से 30 लड़कों की लंबाई 160 सेंटीमीटर में ऑलरेडी दी हुई है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 है, मतलब शेष 20 लड़के बचे, उनकी औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है। 60 पहले वालों की, तो 60 ही इधर रख दो। बची कितनी? एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर। 20 लड़कों की एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर, मतलब 20 × 5 = 100 सेंटीमीटर। जैसे ही हम 100 में 50 का डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, यानी कि 160 + 2। सो आई विल गेट आंसर B, 162 सेंटीमीटर। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा के दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें नाव की चाल दी गई है। सवाल को हम सॉल्व करने के लिए करेंगे। हमें नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर दी है। माना कि धारा की चाल x, तो धारा की दिशा में नाव की चाल 6 + x, जबकि विपरीत दिशा में चाल 6 - x हो जाएगी। इक्वेशन हमारा बन जाएगा, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है। मतलब इनकी स्पीड में 1:3 का रेशियो है। यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3x + x 4x = 3 18 18 - 12, यानी कि 4x = 12, so x = 3। अतः हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 4।
एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो समय बराबर दूरी इंटू चाल हो जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा दूरी हमारी 4/5 बटे में आ जाएगी हमारी 4:45। ये हमारा टाइम घंटे में आएगा, इसको हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 × 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। ये हो जाएगा हमारा 3 × 6 = 15, 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 16, 4 × 64, 64 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान भेंट दिया, तो उसे कुल कितना भाग दे दिया? इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। 1/4 + 1/2 + 1/5, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20। 5 + 10 + 4, आंसर 5 + 10 15 + 4 19/20। B is correct answer. Now we will move on next question, question number 6। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया। यह बताइए पंक्ति के बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था? पंद्रह बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया। यह बताइए कि पंक्ति के बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था? करेक्ट आंसर, आंसर बी 5। निम्नलिखित में से कौन सा वह अक्षर है जो बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है? चूँकि हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। अगर हम बाएं से काउंट करते हैं तो 12 अक्षर निकल गए, उसके बाद अक्षर आएगा। जबकि हम सेम उनको दाएं से काउंट करते हैं तो 13 अक्षर के बाद आता है। 13 अक्षर उधर से निकल गए, 13 उधर से निकालेंगे, 12 इधर से निकालेंगे, 25 अक्षर हमारे निकल गए, मतलब एक ही अक्षर बचा है। तो अगर हम उधर से देखेंगे तो 14वां अक्षर होगा, जबकि इधर से देखेंगे तो 13वां अक्षर होगा, जो दोनों के लिए कॉमन होगा, और वह अक्षर हमारा हो जाएगा एम। करेक्ट आंसर इज 2 एम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें क्रम पर है और बिमला दाईं ओर से 12वें क्रम पर है। यदि वे दोनों अपनी जगह आपस में बदल लें तो कमला का बाईं ओर से क्रम 16वां हो जाएगा, तब बिमला का दाईं ओर से क्रम कितना हो जाएगा? देखो, कमला बाईं ओर से 10वें पर है और बिमला दाईं ओर से 12वें पर है। 10 और 12, यदि वे दोनों अपनी जगह आपस में बदल लें तो कमला का बाईं ओर से क्रम 16वां हो जाएगा। वो 10 से 16 नंबर पर पहुंच जा रही है, मतलब 6 पॉइंट की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब जब वो 12 से इधर आएगी तो उसमें 6 की वृद्धि हो जाएगी। 12 और 6 18। सो आंसर इज ए। लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रम से दाहिने सिरे से 8वें और बाएं से 13वें स्थान पर हैं। यदि सीता और गीता अपनी जगहों पर परस्पर बदल लेती हैं तो गीता बाएं सिरे से 21वें स्थान पर आ जाती है।
पहले गीता बाएं सिरे से 13वें स्थान पर थी, अभी 21वें पे आ जा रही है, मतलब 8 स्थान की वृद्धि हो रही है। तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर आएगी? 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, यानी कि 9 में 2। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? इसमें पहले हमें दिया गया है पंक्ति में टोटल संख्या 16 है। जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। इसका मतलब है या तो उसका स्थान पहले 5वां रहा होगा या फिर 9वां रहा होगा। पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? अगर उसका स्थान 5वां रहा होगा तो हम दाईं ओर से देखेंगे तो उसका स्थान 11वां आना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। और अगर 9वां रहा होगा तो उसका 9 और 8वां स्थान आना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। ए बी की बहन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है? देख लो इसको। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ए का डी से क्या संबंध है? हमसे यही रिलेशन पूछा गया है। 1 2 ये हो जाएगा अपना पोती नाती। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ई के साथ क्या संबंध है? जैसा अभी हमने ऊपर वाले में ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाया था, ऐसा ही यदि आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा और इसका सही आंसर निकलेगा भाभी। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक का नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है, ए की पुत्री सी है, किस प्रकार से ए से बी संबंधित है? जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था, वैसे ही आप इसका डायग्राम बनाएंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1 भाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि पी का चाचा कौन है। हमें ऑप्शन 1 दिया है के जे का भाई है, हमें पहला संबंध पता चल गया। दूसरे में एम के की बहन है, दूसरा संबंध पता चल गया। तीसरे में पी एन का भाई है, हमें तीसरा संबंध पता चल गया। और चौथे में हम इसको बना ही देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। एम के की बहन है, के जे का भाई है,
एन जे की पुत्री है। पी एन का भाई है। हमसे पूछा गया है पी का चाचा कौन है। जब के जे का भाई और जे की पुत्री एन है और एन का भाई पी है तो पी का चाचा कौन हुआ, के। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे इनको ऑप्शन देने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। जैसे हम मान लेंगे 1 के 2 एम 3 एन 4 जे। फिर हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 के। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है, तो एफ का डी से क्या रिश्ता है। आप लोग इसको पीडीएफ में देखो, बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वैसे भी मैंने आपको फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको मिलेगा डी, परपोता। अभी हमारा जीएस का पोर्शन स्टार्ट हुआ है। जीएस में हम हिस्ट्री सेक्शन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ऑप्शन ए है आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था। यह समाचार पत्र नील आंदोलन के ऊपर आधारित था, जिसको इन्होंने 1858 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी फ्री प्रेस जर्नल। देखो, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी हिस्ट्री को देखा होगा स्टार्टिंग में ही, तो आपको पता होगा न्यू इंडिया को एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था, जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। बचा लीडर। लीडर ही मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी अल्बर्ट वेस्ट, ऑप्शन सी महादेव देसाई, ऑप्शन डी मनसुखलाल नागर। ये नज़र नहीं है, नागर है। देखो, इंडियन ओपिनियन पत्रिका को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था और इसके प्रथम संपादक थे मनसुखलाल नागर। अतः हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और इसको 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार
गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों ये एक पंजाब का आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था। जैसे आपने बहावी आंदोलन सुना होगा, जो बाद में राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। इसको भगत जवाहरलाल द्वारा शुरू किया गया था एक धार्मिक आंदोलन के रूप में, लेकिन जब यह राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण किया उस समय इसका नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया था। अतः इसका आंसर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1908। लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 उस समय का अधिवेशन है जिस समय एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को एक साथ मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कथन है जॉर्ज हैमिल्टन का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड मिंटो का। आप लोगों को याद होगा कांग्रेस जो 1850 में बनी थी, इसकी शुरुआत नरम दल के रूप में हुई थी जो कि 1905 तक कार्यरत रहा। उसके बाद 1907 में सूरत विभाजन में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आप लोगों को याद होगा 1901, 2, 3, 4, 5 के समय तक लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। तो उस समय उसने ये कहा था, उसको ऐसा लगता था कि नरम दल जो है वो बहुत ही एग्रेसिव नहीं है और मैं यहाँ पर कांग्रेस को आसानी से समाप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार ये उपरोक्त कथन लॉर्ड कर्जन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसको 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? ए सर विलियम जोन्स, बी विल्किंस, सी मैक्स मूलर, डी जेम्स प्रिंसिप। इसका सही उत्तर है सर विलियम जोन्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोग से सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में की थी। अब हम अपने जीएस के सेक्शन 2 पर मूव करते हैं जो कि हमारा पॉलिटी का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 26,
भारत सरकार की प्रथमतया सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन कौन आते अथवा आता है? इस सवाल को हल करने के लिए अगर आप लोगों को हमारी जो वरीयता श्रेणी रहती है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस रहती है, उसको थोड़ा सा ज्ञान होगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। हम आपको अपनी वरीयता अनुक्रम के बारे में पहले से बता देते हैं ताकि सवाल का आंसर देने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। जो हमारी वरीयता श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे आते हैं राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, और पाँचवें नंबर पर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5 काम में आते हैं उप प्रधानमंत्री, 6 नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। हमसे पूछा गया भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो हमने देखा भूतपूर्व राष्ट्रपति जो कि 5वें नंबर पे आते हैं, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश 6ठे नंबर पे आते हैं। अतः ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया एक तरीके से। उप प्रधानमंत्री हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 5 काम में आते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति 5 नंबर पे आते हैं, 5 नंबर पे आते हैं। उप प्रधानमंत्री 5 का पे आते हैं। अपने राज्य में राज्यपाल 4 नंबर पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष 6 नंबर पे आते हैं। निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? अतः सही आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि? इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। नंबर 4, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। इन कथनों में से कौन सही है? हमसे पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1, 3 तथा 4, 2, 3 तथा 4। हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि? इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। ठीक है, ये निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। ओके, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, यह भी आपका सही है। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 तथा 4। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है। ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। आसान सवाल है, इसका सही उत्तर है राज्यपाल। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? ऑप्शन ए शॉर्ट सिंह कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन डी बलराम जाखड़ कमेटी, ऑप्शन डी सरकारी आयोग। आपको पता है सरकारी आयोग बहुत बाद में आया। अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज से जुड़ी हुई है, जबकि शॉर्ट सिंह कमेटी मूल कर्तव्यों से जुड़ी हुई है। अतः हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 56वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 98वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? संविधान निर्माण के समय। हम अभी ऊपर ही देख चुके हैं 42वें संविधान संशोधन में। नहीं हो सकता। 26 जनवरी 1950 को नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोनों बिल्कुल एक जैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन पूछ लिए। उत्तर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बट ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ उपराष्ट्रपति को चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि संसद द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 36। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? नंबर ए CR राव, नंबर 2 PC महालनोबिस, नंबर सी BKRV राव, नंबर डी KN राज। हमारा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी PC महालनोबिस। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वो PC महालनोबिस थे। किस 37 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? DR गाडगिल, BKRV राव, मनमोहन सिंह, YB अलग। भारत की स्वतंत्रता से पहले अगर हमसे पूछा जाए कि किस अर्थशास्त्री ने भारत की स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय की गणना की, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। जबकि जो हमें यहाँ पर आंसर दिए गए हैं इनमें अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी BKRV राय। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। आप लोगों ने अगर बजट पढ़ा होगा तो बजट के फर्स्ट पेज पे ही जो उनका प्रीटेक्स्ट रहता है उसी पे ये मोटा मोटा लिखा होता है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुईस द्वारा, गुन्नार मेर्डेल द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, आशीष बोस द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑस्कर लुईस द्वारा। यह एक अमेरिकी नृविज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 14। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से, वर्ष से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41। विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म निर्माण उद्योग। हमें पता है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम उद्योगों को शामिल करते हैं, चाहे वो बड़ा उद्योग रहे, चाहे छोटा रहे, चाहे लघु रहे, लेकिन जो निर्माण उद्योग है इसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग। तो भारत में जो प्रथम उद्योग था जिसका विकास हुआ था वह था हमारा कुटीर उद्योग, जो कि स्वतंत्रता से पहले भी चल रहा था। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा,
अखबारी कागज। सही उत्तर है हमारा अखबारी कागज। 44 भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? ए बीपी सिंह, बी पी चिदम्बरम, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी यशवंत सिन्हा। इसका सही उत्तर है बीपी सिंह। बीपी सिंह सरकार ने 1985-86 में भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। 45 भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो जो भारत सरकार की राजकोषीय नीति है उसमें पूर्ण रोजगार को भी ध्यान में रखते हैं, मूल्य स्थिरता को भी ध्यान में रखते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ध्यान में नहीं रखते हैं और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। अतः सही आंसर ऑप्शन सी। अब हमारा अगला सेक्शन है। अगले सेक्शन में हम साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रतिरोधकता का। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, चालकत्व का मात्रक फैराड होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी आयु की, ऑप्शन डी द्रव्यमान की। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अच्छा, आप लोगों में अगर पहले तो पता होगा, अगर नहीं बताया तो हम आपको बता देते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई और एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन, जिसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। उन्होंने बताया था कि दूध को पहले बहुत तेज़ गर्म करते हैं, उसके बाद फिर इसको ठंडा कर देते हैं, जिससे इसके अंदर शरीर के लिए हानिकारक कीटाणु जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पाश्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जीकरण से, दुग्ध के निर्जलीकरण से, दुग्ध के किण्वन से, दुग्ध के आशवन से। ऑप्शन ए करेक्ट, दुग्ध के निर्जीकरण से। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 50, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 प्रोटॉनों के, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। आपको पता होगा हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है, जो कि अल्फा कण के 2 धन आवेश के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 51, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का, एंजाइम का। इसका सही उत्तर है ए, विटामिन का। 1911 से 1912 के समय में फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। यह एक पोलिश वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 52, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विटामिन होते हैं एक कार्बनिक यौगिक।
जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है अथवा ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। सही उत्तर है कीटों की। 54 गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। सही आंसर है इसका विकल्प सी, हमेशा एक सा तापमान बनाए रखते हैं। इनको हम समतापी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, गोलीक्रम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, अस्थिल मछलियों में बाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं।